मैं डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, MSJ गवर्नमेंट कॉलेज भरतपुर। नमस्कार। आज हम इस वीडियो में अध्ययन करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक टॉपिक, एल्किल एंड एरल हैलाइड्स का SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म। जैसा कि हम जानते हैं कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, जो कि एल्किल हैलाइड्स की एक अभिलाक्षणिक रिएक्शन अभिक्रिया है, यह दो भागों में विभाजित रहती है, SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म और SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म। इस वीडियो से पहले आप पार्ट 3 SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म को भी देखने की कोशिश करें, जिससे हम SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म को और बेहतर ढंग से समझ सकें। जैसा कि यहाँ नाम से हम समझ सकते हैं कि SN2 का अभिप्राय है बाईमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यह अभिक्रिया एक ही पद में संपन्न होती है जब नाभिक स्नेही इलेक्ट्रॉन न्यून यानी कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन परमाणु पर आक्रमण करता है, तब हैलाइड आयन इलेक्ट्रॉन को खींचता हुआ दूर हो जाता है। यह प्रक्रिया धीरे धीरे यानी कि वेग निर्धारण पद में होती है। इसके दौरान एक ऐसी संक्रमण अवस्था आती है जब ना तो नाभिक स्नेही पूर्ण रूप से जुड़ा हुआ होता है और ना ही हैलाइड पूर्ण रूप से अलग हो पाता है, और फिर तीव्रता से हैलाइड आयन निकल जाता है व एक सबस्टिट्यूटेड उत्पाद बन जाता है। SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म बाईमोलिकुलर है, जैसा कि हम समझ चुके हैं, एंड साइमल्टेनियस बॉन्ड मेकिंग एंड बॉन्ड ब्रेकिंग स्टेप इसमें होते हैं। इसमें डू नॉट प्रोसीड YA इंटरमीडिएट, जैसा कि हम SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म में देख चुके हैं, वहाँ एक कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हुआ था, लेकिन यहाँ एक संक्रमण अवस्था बनती है। SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म में जो प्रोडक्ट बनता है वो इन्वर्जन स्टीरियोकेमिस्ट्री होती है, और यहाँ स्टेरिक इफेक्ट का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। इस अभिक्रिया में जो संक्रमण अवस्था बनती है उसमें कार्बन परमाणु sp2 संकृत अवस्था में व pZ कक्षक के दोनों लोब पर न्यूक्लियोफाइल व हैलाइड आयन जुड़े होते हैं। अतः कार्बन परमाणु की परिधि में कुल 5 समूह स्थित होते हैं। हम जानते हैं कि कार्बन का आकार अधिक बड़ा नहीं होता, ऐसी स्थिति में उसकी परिधि में 5 समूहों को एकत्रित होना उसके स्थायित्व को कम कर देता है। चूँकि यहाँ स्थायित्व की कमी स्थान की कमी के कारण है, अतः कार्बन से जुड़े शेष 3 समूहों का आकार उसके स्थायित्व को प्रभावित करेगा, जिससे उससे प्रोडक्ट में भी अंतर आएगा। जैसा कि हम देख पा रहे हैं, पेंटा कोऑर्डिनेट इसमें ट्रांजिशन स्टेट बन रही है।
जब हम मेथिल से तृतीयक ब्यूटिल हैलाइड की ओर बढ़ते हैं तो कार्बन से जुड़े हुए समूहों का आकार बढ़ता जाता है, अर्थात स्थान की कमी बढ़ती जाती है। फलस्वरूप उनका स्थायित्व कम होता जाएगा और SN2 अपक्रिया की क्रियाविधि भी या क्रियाशीलता भी इसी क्रम में प्रभावित होती है। जैसा कि हम जानते हैं, मेथिल हैलाइड की संक्रमण अवस्था सबसे अधिक स्थायी है, अतः SN2 अपक्रिया के लिए यह सबसे अधिक क्रियाशील है और तृतीयक ब्यूटिल हैलाइड का कार्बोकैटायन सर्वाधिक स्थायी है, अतः SN1 अपक्रिया के लिए यह सबसे अधिक क्रियाशील है। इसके विपरीत एथिल व आइसोप्रोपिल हैलाइड का ना तो कार्बोकैटायन अति स्थायी है और ना ही संक्रमण अवस्था, अतः ये दोनों ही कम क्रियाशील होते हैं व क्रियाविधि भी संयुक्त SN1 व SN2 प्रकार की होती है। जैसा कि यहाँ रिएक्शन मैकेनिज्म हम समझ पा रहे हैं कि किस प्रकार SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म रही है। द अटैक ऑफ Br आयन है, यानी कि जो न्यूक्लियोफाइल की भांति कार्य कर रहा है, और यह एथिल क्लोराइड पर रिएक्शन कर रहा है जो कि एक इलेक्ट्रोफाइल की भांति है, और जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है वो एथिल ब्रोमाइड बन रहा है। और हम देख पा रहे हैं कि बीच में किस तरह है, जो संक्रमण अवस्था है उसमें Cl हटने की अवस्था में है और जो Br है वो जुड़ने की अवस्था में, जो कि एक ट्रांजिशन स्टेट बनती है, और उसके बाद में Cl माइनस बाहर निकल जाता है और Br इससे जुड़ जाता है। और इसको देख के हम आसानी से पता लग जाते हैं कि इसमें जो इसका स्टीरियोकेमिस्ट्री है या स्टीरियोकेमिकल स्ट्रक्चर है वो दोनों पलट के चुके हैं, तो इसका इन्वर्जन हो जाता है प्रोडक्ट में, हम देख पा रहे हैं। फैक्टर्स विच अफेक्ट द SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म। पहला, एल्किल हैलाइड की संरचना यानी कि क्रियाकारक की संरचना। जैसा कि हम जो इसका पार्ट 3 वीडियो है उसमें हम SN1 अपक्रिया के दौरान अध्ययन कर चुके हैं, उन्हें कि जिस क्रियाकारक से स्थायी कार्बोकैटायन बनता है वह SN1 अपक्रिया संपन्न करता है। कार्बोकैटायन का जितना अधिक स्थायित्व होता है उस क्रियाकारक की उतनी ही अधिक क्रियाशीलता होती है। इसी प्रकार जो क्रियाकारक स्थायी संक्रमण अवस्था बनाता है वह SN2 अपक्रियाएं संपन्न करता है। संक्रमण अवस्था जितनी अधिक स्थायी होगी उस पदार्थ की उतनी ही अधिक क्रियाशीलता होती है। अतः हैलाइडों की एक श्रेणी की SN1 क्रियाशीलता का क्रम R3X में सबसे ज़्यादा, R2CHX में उससे कम, RCH2X में उससे कम और CH3X में सबसे कम। जबकि इसी श्रेणी की अगर SN2 क्रियाशीलता का क्रम हम देखें तो इसके विपरीत होता है, वहाँ CH3X में सबसे ज़्यादा होता है, RCH2X में उससे कम रहता है, R2CHX में उससे कम रहता है और R3CX में सबसे कम रहता है। दूसरा जो फैक्टर्स है वो नेचर ऑफ लीविंग ग्रुप यानी कि जाने वाले समूह या हैलाइड आयन की प्रकृति। जाने वाले समूह की प्रकृति का प्रभाव SN1 व
SN2 दोनों प्रकार की अपक्रियाओं में समान रूप से पड़ता है, क्योंकि दोनों ही अपक्रियाओं में CX बंध टूटता है। क्लोराइड से आयोडाइड तक जाने में आयनिक त्रिज्या का मान बढ़ता जाता है, जिससे CX बंध की सामर्थ्य घटती जाती है। CX बंध जितना दुर्बल होगा उतनी ही आसानी से वह टूट जाएगा, फलतः वह पदार्थ उतना ही अधिक क्रियाशील होगा। अतः समान एल्किल समूह वाले हैलाइडों की क्रियाशीलता का क्रम हम देखें तो एल्किल आयोडाइड में सबसे ज़्यादा, एल्किल ब्रोमाइड में उससे कम और एल्किल क्लोराइड में उससे कम होता है। नाभिक तीसरा जो फैक्टर्स है वो अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल यानी कि नाभिक स्नेही की प्रकृति व सांद्रता का किस तरह प्रभाव पड़ता है। नाभिक स्नेही की प्रकृति व सांद्रता SN1 अपक्रियाओं को प्रभावित नहीं करती, क्योंकि उनके वेग निर्धारण पद में नाभिक स्नेही का कोई योगदान नहीं होता है। SN2 अपक्रियाओं का वेग नाभिक स्नेही की प्रकृति व सांद्रता दोनों से प्रभावित होता है, क्योंकि इसके वेग निर्धारण पद में कार्बन और न्यूक्लियोफाइल बंध बनने का प्रक्रम होता है। फलतः नाभिक स्नेही की जितनी अधिक सांद्रता होगी, अभिक्रिया का वेग उतना ही तीव्र हो जाएगा। किसी अपक्रिया में एक नाभिक स्नेही कार्बन परमाणु को अपना इलेक्ट्रॉन युग्म दान करता है। हम जानते हैं कि एक लुईस क्षार की प्रोटॉन या लुईस अम्ल को अपने इलेक्ट्रॉन युग्म दान करता है। अतः कोई अभिकर्मक जितना प्रबल क्षारीय होगा वह उतनी ही तीव्र नाभिक स्नेही अपक्रियाएं देगा। कुछ सामान्य नाभिक स्नेही अभिकर्मकों की क्रियाशीलता का अगर बढ़ते हुए क्रम देखें तो CH3- में सबसे ज़्यादा, NH2- में उससे कम, OR- में उससे कम, OH- में उससे कम, Cn- में उसमें कम, CH3COO- में उससे कम, Cl- में उससे कम, Br- में उससे कम और I- में उससे कम। तो ये क्रम इस प्रकार होता है। चौथा जो कारक है वह है विलायक की प्रकृति यानी कि सॉल्वेंट। यह अपन देखें, इसको सॉल्वेंट के तौर पर इसको लेके चलें। एक SN1 अपक्रिया के वेग निर्धारण पद में क्रिया कारक यानी कि RX एक ध्रुवीय अणु होता है, जबकि उत्पाद R+ या X- आयन होते हैं। यदि विलायक ध्रुवीय हो तो वह इन आयनों का विलायकन करके स्थायीकृत कर देते हैं, जिससे क्रियाकारक के आयनन की दर बढ़ जाती है, जिसके कारण अपक्रिया का वेग भी बढ़ जाता है। इसके विपरीत SN2 अपक्रिया के वेग निर्धारण पद में क्रियाकारकों में ध्रुवीय जो RX बॉन्ड रहता है के अणु के अतिरिक्त नाभिक स्नेही ऋणायन भी होते हैं, जबकि इसका मध्यवर्ती विस्थानीकृत युक्त संक्रमण अवस्था में होता है। अतः यदि विलायक ध्रुवीय होगा तो वह क्रियाकारक आयनों का विलायकन द्वारा स्थायीकृत कर देगा, फलतः उनकी क्रियाशीलता कम हो जाती है। अतः हम यहाँ एक निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि एक ध्रुवीय विलायक SN1 अभिक्रिया का वेग को बढ़ा देता है, जबकि SN2 अभिक्रिया का वेग घटा देता है।
तो इस प्रकार हम यहाँ समझ सकते हैं कि SN1 और SN2 में ये बेसिक अंतर होता है। धन्यवाद।